बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर एंड किया था जब हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, चार्ज किस तरह से काम करता है, कूलम्स फोर्स क्या होती है। आज हम उससे एक स्टेप अहेड जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के मुख्तलिफ रिलेशंस पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में इंटरेक्शन किस तरह से होता है। दो चार्जेस के बीच में न्यूट्रल स्पॉट कहाँ पे होता है, कौन सा ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है दो चार्जेस के बीच में, और क्या दो चार्जेस के बीच में न्यूट्रल स्पॉट हमेशा उन्हीं दो चार्जेस के बीच में होगा या बाहर कहीं पर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम गॉसेस लॉ पढ़ेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू विल स्टार्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फोर्स होती है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कल हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ी, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी थी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब भी हम पढ़ेंगे अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में, हम उसकी कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि क्या वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। हम देखेंगे कि क्या वो फिजिकल क्वांटिटी कोई डायरेक्शन रखती है, अगर रखती है तो किस डायरेक्शन में हम उसको देखते हैं, किस तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। और हम देखेंगे कि अगर उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ कभी कभार पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगता है तो कब कब लगता है, कब पॉजिटिव लगता है और कब नेगेटिव लगता है। हम हर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन भी दो तरीकों से करेंगे। हम देखेंगे कि उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या है, हम देखेंगे कि उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हम जो आज फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं, उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इनविजिबल एरिया ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज। कि कोई चार्ज स्पेस के अंदर है, उसके इर्द गिर्द स्पेस का वो एरिया, वो अमाउंट ऑफ स्पेस उसके इर्द गिर्द जो इनविजिबल है, नज़र नहीं आती है, हमें नहीं पता कि ये वाला एरिया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनविजिबल एरिया ऑफ स्पेस है उसके इर्द गिर्द, इनविजिबल स्पेस है उसके इर्द गिर्द, वो उस स्पेस के अंदर आने वाले किसी भी और चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, जब तक कोई चार्ज उस स्पेस के अंदर है, उस रेंज के अंदर है, तो तब तक वो वाला चार्ज जो सोर्स चार्ज है जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, वो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता रहेगा। अगर वो चार्ज, इस वाले चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही, अगर वो टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की उस रीजन ऑफ स्पेस फील्ड से बाहर चला जाए, तो ये सोर्स चार्ज उस चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएगा। तो वो रीजन ऑफ स्पेस जिसके अंदर ये अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है उस चार्ज को, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। क्वालिटेटिव डेफिनेशन का मतलब इससे हमें पता चल गया कि वो है क्या। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन नहीं है। जिस तरह फोर्स कहते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स इज एन एजेंसी दैट पुशेस और पुल्स एन ऑब्जेक्ट, या दैट टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और टेंड्स टू मूव अ स्टॉपिंग ऑब्जेक्ट। ये उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब न्यूटन का आया तो उन्होंने उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन दी। F इज इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला आ गया, उससे हमें पता चल गया कि 1 न्यूटन कितना होता है, 2 न्यूटन कितना होता है, यूनिट आ गया। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। हमें पता नहीं है अभी तक कि यूनिट क्या है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं। राइट, अब हम इसकी करेंगे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हम इसकी किस तरह से करेंगे। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। सो इससे हम इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन अगर लिख लें तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज फोर्स exerted पर यूनिट चार्ज। ठीक हो गया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। हम क्या करेंगे, हम एक सोर्स चार्ज लेंगे, उस चार्ज की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है। हम उसके इर्द गिर्द, उसकी फील्ड के अंदर, उसके करीब करीब एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, जिससे हम इसकी फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है। और फिर हम क्या करेंगे, हम इस फोर्स को डिवाइड कर देंगे इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। इस तरह से हम
इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटिफाई कर लेंगे, हमें अमाउंट पता चल जाएगी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक हो गया। तो इस तरह से अब हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ लिया। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर है, अब ये बात यहां पर आप देखें, ये जो फोर्स है, फोर्स क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, फोर्स क्या है, वेक्टर है। नीचे ये चार्ज, चार्ज क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो एक वेक्टर को आपने एक स्केलर पर डिवाइड किया, जो जवाब आएगा वो भी वेक्टर ही होगा। ठीक है ना। एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, एक वेक्टर को किसी स्केलर पर डिवाइड करें, तो जो जवाब आता है वो वेक्टर आता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी अपनी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है। अब हम इसकी डायरेक्शन पे आ जाते हैं। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो इस फोर्स की होगी। ठीक है ना। एक सोर्स चार्ज लिया हमने, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसकी विसिनिटी के अंदर एक टेस्ट चार्ज लेके आए। अब ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये सोर्स टेस्ट चार्ज भी हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, उसकी और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। अब ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों चार्जेस को एक लाइन से मिला दें। हमने कल पढ़ा है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है दैट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और ये दोनों चूंकि सिमिलर चार्जेस हैं तो ये फोर्स इस तरफ लगेगी इसके ऊपर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। ठीक हो गया। और अगर यही टेस्ट चार्ज हम क्या करें, हम उसको यहाँ पर रख दें। अब इन दोनों के दरमियान लाइन ज्वाइन करने वाली ये लाइन हो गई, और यहाँ पर फोर्स क्या लगेगी, फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। वही टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दें, इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप ये वाला वेक्टर उसको दिखा देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। इस पॉइंट के ऊपर कोई आपको कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है ना। तो अब मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये टेस्ट चार्ज रख के हम एक पूरा सा मैप बना लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। वो मैप हमारे पास इस सूरत में आएगा। ये बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है जो क्या है, सोर्स चार्ज है। इसके इर्द गिर्द हमने ये लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। ये लाइंस हमें बताती हैं कि इस सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ होगी। अब हमने ये पूरा का पूरा एक मैप सा बना लिया। अब हम कहीं पर भी अगर कोई सोर्स टेस्ट चार्ज रखें, हमें कोई पूछे कि यहाँ पे बताओ, तो हम कहेंगे इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हमें कोई पूछे यहाँ पे बताओ, हम कहेंगे इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हमें कोई पूछे यहाँ पे बताओ, हम कहेंगे इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये है फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में, हमने ये पॉजिटिव चार्ज वाला पॉइंट कवर कर लिया। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हो, सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हम वैसी बना देंगे। ठीक है। अगर वो नेगेटिव चार्ज, सपोज ये चार्ज यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, और यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को नेगेटिव नहीं करना, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया पॉजिटिव वाला। तो अब आप बताएं कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये सोर्स चार्ज फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी फोर्स की, इस तरफ। वही टेस्ट चार्ज आप यहाँ पर रखें, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आ जाए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। ठीक है। ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव वाली हम मिटा देते हैं। इसी तरह सोर्स चार्ज इधर रखें, डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। ठीक हो गया, लाइक दिस। यहाँ पर सोर्स टेस्ट चार्ज रखें, डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ। ठीक है। तो अब ये जब सोर्स चार्ज नेगेटिव हो गया, तो अब उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, वो उसको अपनी तरफ बुलाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट एनी पॉइंट अराउंड इन द विसिनिटी ऑफ अ नेगेटिव सोर्स चार्ज इज टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज हो जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने की कोशिश करेंगे, तो हम जो डायरेक्शन एरो की बनाएंगे वो टूवर्ड्स द चार्ज बनाएंगे, लाइक दिस। ठीक हो गया। इस तरह की हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने देख ली, हमने देख लिया ये स्केलर है या वेक्टर, तो क्या है, हमने कहा वेक्टर है। हमने इसका फॉर्मूला भी देख लिया
हमने कहा फोर्स पर यूनिट चार्ज इसका फॉर्मूला है, हम अब इसका यूनिट देखने वाले हैं। ठीक हो गया। अब यूनिट इसका क्या है, वहां पर ही आ जाएं। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक हो गया। न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। ये है, इसके फर्दर यूनिट्स भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसका यूनिट वोल्ट के हिसाब से भी होता है। जब हम इसको पोटेंशियल से रिलेट करते हैं तो फिर वोल्ट आ जाता है इसके यूनिट में, और फिर वो वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट हो जाता है। ठीक है ना, वोल्ट मीटर इस हिसाब से। ठीक हो गया, वो बात हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वोल्ट पर मीटर वाला यूनिट भी इसी के बराबर होता है, उसको हम आगे देखेंगे। हमने यूनिट देख लिया, अब हम देखने वाले हैं इसकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। जिस तरह फोर्स को आप कहते हैं कि एक पॉजिटिव फोर्स है, एक नेगेटिव फोर्स है। आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, कभी कभार नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी को आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहते, वो हमेशा पॉजिटिव है। डिस्टेंस को आप हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो इस तरह कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो उनका पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही नहीं है, जो हमेशा ही पॉजिटिव हैं। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनका कभी कभार हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, कभी कभार नेगेटिव लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वन ऑफ दोज क्वांटिटीज़। ठीक है ना। तो ऐसा है, ये यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का जो बात है ये तब होगी जब हम वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं, 1D, यानी कि स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। दो चार्जेस हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, या जो भी चार्ज है, इधर ऊपर नीचे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जब हम टू चार्ज सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिस तरह से कल हमने किया था, हमने कल आखिरी 10 मिनट में 3 चार्ज सिस्टम प्लेन वाला 2D वाला भी डिस्कस किया था। तो उस केस में ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं होगा, फिर वो वेक्टर है, आपको उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी जो भी होगी। इस केस में वन डायमेंशनल वाले केस में पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर होता है। तो इस केस में हम ये पॉजिटिव नेगेटिव की जो वैल्यू, हम कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वन ऑफ द टू डायरेक्शन इज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, तो हर वो क्वांटिटी जो इसके ऑपोजिट होगी उसको हम कहेंगे कि ये नेगेटिव है। ठीक हो गया ना। अब इसको ज़रा इस तरह से समझें, इसको हम आगे भी फर्दर क्लैरिफाई करेंगे। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस समत है, यहाँ पर इस पॉइंट पर इस तरफ है, इस पॉइंट पर इस तरफ है, इस पॉइंट पर इस तरफ है, यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर ऊपर है, राइट, इस तरह से है ना। अब हमने ऊपर नीचे तो जाना नहीं है, 2D में नहीं जाना, हमने सिर्फ 1D में देखना है। तो 1D में हम सिर्फ इस वाली एरो को और इस वाले एरो को देखेंगे। और अगर हमने अज्यूम कर लिया है कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, और इस तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी, तो हम कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव है। थोड़ी सी अजीब सी बात हो गई, आई नो, काफ़ी थोड़ा सा अजम्पशन बनाने में मुश्किल होती है शुरू में। आगे हम इसको ग्राफ से भी समझेंगे, तो आखिरी 10 मिनट तक आपने इसको रुकना है। आखिरी 10 मिनट में हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे, उससे मजीद क्लियर हो जाएगा। इसी तरह ये इस चार्ज की यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इधर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना। जिस तरह से हम फोर्स का लेते हैं कि एक तरफ फोर्स है तो वो पॉजिटिव है, फ्रिक्शनल फोर्स बीच में आ जाती है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होती है, तो हम उसको कहते हैं कि वो फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव है। तो एक हम सेट कर लेते हैं अपनी डायरेक्शन, उसको पॉजिटिव कहेंगे। हर दूसरी क्वांटिटी जो उसके अलोंग होगी वो पॉजिटिव कहलाएगी, उसके ऑपोजिट वाली क्वांटिटी नेगेटिव कहलाएगी। इसको यहाँ पर अभी यहाँ पर रखें, आगे हम फोर्स एंड मोशन में फर्दर डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे हम इसी चीज़ पर हम कुछ ना कुछ अपना टाइम लगाएंगे ताकि ये बात आपकी क्लियर हो जाए, क्योंकि यही बात MCQs में अक्सर परेशान करती है। तो फॉर नाउ लीव इट हेयर, और इसको हम आखिरी 10 मिनट में फर्दर विद ग्राफ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया। अब आगे आ जाए, हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इसमें ये जो नीचे चार्ज होता है ये क्या होता है, ये टेस्ट चार्ज होता है, ये सोर्स चार्ज नहीं होता। इस फॉर्मूले में सोर्स चार्ज है ही नहीं। ठीक है ना। तो एक और फार्मूला हम यहाँ पर डिवाइस करते हैं जिसमें सोर्स चार्ज है, क्योंकि सोर्स चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, सोर्स चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन हमारे पास फार्मूले में तो सोर्स चार्ज है ही नहीं, तो वो वाला फार्मूला किधर से आएगा, वो वाला फार्मूला यहाँ से आएगा। तो हमें कल कूलम्स लॉ से पता था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है दैट इज गिवन बाय K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर,
ये Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, डिवाइडेड बाय r²। अब इस केस में हमने दो चार्जेस वो कौन से लिए थे, वो दो चार्जेस हमने लिए थे, एक चार्ज था ये वाला Q, दूसरा चार्ज था Q0। ठीक हो गया, एक चार्ज था ये Q, दूसरा चार्ज था Q0। तो वो जो Q1 Q2 है, इस Q1 Q2 की जगह हम लिख देंगे कैपिटल Q और Q0, क्योंकि एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, उसकी वैल्यू उसमें हमने पुट कर दी जिसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो बराबर होती है फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो हमने ये फोर्स, ये वाला फार्मूला उठा लिया, उसको डिवाइड कर दिया टेस्ट चार्ज के ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 1 टेस्ट चार्ज का मतलब डिवाइड करना ही होता है बाय टेस्ट चार्ज। तो क्या होगा, ये Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास बचेगा E इज इक्वल टू KQ, ये कैपिटल Q है, डिवाइडेड बाय r²। अब इस फॉर्मूले में ये जो Q है ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ठीक है ना, ये सोर्स चार्ज है। अब यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। बिल्कुल ठीक बात है, सोर्स चार्ज बड़ा होता जाएगा, उसकी इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट करेगा। हमने ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज है, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कम होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये वाला पॉइंट ज़्यादा अवे है, उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है। ठीक हो गया, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज के। ठीक है, ये बात समझ आ गई। गलती कहाँ पे करते हैं, गलती करते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय F डिवाइडेड बाय Q। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स किसी पॉइंट पर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ज़्यादा लग रही है किसी चार्ज के ऊपर, और वही चार्ज अगर हम यहाँ पर रखते हैं, वही चार्ज, चेंज नहीं करना चार्ज, वही चार्ज हम यहाँ पर रखते हैं और उसके ऊपर फोर्स कम लग रही है उस पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, और इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है। जो गलती करते हैं वो यहाँ पर गलती करते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेस्ट चार्ज। ठीक है, फॉर्मूले में आ रहा है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज बढ़ा देने या कम कर देने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसलिए नहीं पड़ता कि फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पर 5 कूलम का चार्ज रखते हैं और उस 5 कूलम के ऊपर ये टेस्ट चार्ज है, 5 कूलम के ऊपर ये सोर्स चार्ज 5 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5 कूलम विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक और भाई साहब आते हैं, वो कहते हैं नहीं ये टेस्ट चार्ज हटाओ, मैं एक बड़ा टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, वो एक बड़ा टेस्ट चार्ज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक 10 कूलम का टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो अब 10 कूलम का टेस्ट चार्ज आ गया। अब क्या होगा, इस 10 कूलम टेस्ट चार्ज के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आपने ये चार्ज, बड़ा चार्ज रख दिया, तो ये सोर्स चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो 10 न्यूटन आपने यहाँ पर अब फोर्स आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, टेस्ट चार्ज, वैल्यू दोबारा वही 1 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। तो टेस्ट चार्ज आपने ऑल्दो बढ़ा दिया, लेकिन चूंकि टेस्ट चार्ज बढ़ाया उसके ऊपर फोर्स भी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज के ऊपर अभी भी उतनी है, 1 न्यूटन पर कूलम है। एक कूलम के ऊपर अभी भी 1 न्यूटन ही लग रही है, हर एक कूलम के ऊपर 1 न्यूटन लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली इस टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज होती है। अब यहाँ पर आपको एक MCQ हम बना के दे सकते हैं। इस तरह का MCQ होता है कि आपको कहा जाता है कि एक सोर्स चार्ज है 10 कूलम का, उसके इर्द गिर्द हमने एक टेस्ट चार्ज कहीं पर किसी डिस्टेंस पर रखा जिसके मैग्नीट्यूड था पहले 5 कूलम। अब हमने उस टेस्ट चार्ज की जगह एक और टेस्ट चार्ज रख दिया जिसका मैग्नीट्यूड है 10 कूलम। तो अब आप बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चे कहते हैं कि टेस्ट चार्ज पहले 5 कूलम था, आप 10 कूलम कर दिया, डबल कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली वही रहेगी, क्योंकि आपने सोर्स चार्ज को कुछ नहीं किया,
सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके ज़रा ग्राफ्स हम पढ़ लेते हैं, बिल्कुल उस तरह के ग्राफ्स हैं जिस तरह से हमने कल कूलम्स लॉ के पढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो एक्स एक्सिस पर अगर आप आर स्क्वायर लिख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको एक डिकेइंग कर्व मिलेगा। ठीक है ना, जैसे जैसे आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आप यहाँ पर 1/r स्क्वायर लिख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो 1/r स्क्वायर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, अ स्ट्रेट लाइन दैट इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एंड दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। एग्जैक्ट यही वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर वहाँ पर बना नहीं सकते, ऑप्शन में आपको ग्राफ दिया नहीं जाता, आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करके दिया गया होगा कि आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पर लें और 1/r स्क्वायर को एक्स एक्सिस के ऊपर लें तो किस किस्म का ग्राफ बनेगा। तो वो इस किस्म का ग्राफ बनेगा, आपको फिगर नहीं दी जाती, आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर आपको कहा जाए इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बट इट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, तो इस किस्म की लाइन तो ये गलत हो जाएगी, पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन से पास करना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म के ऊपर। जिस तरह कल हमने कूलम्स लॉ के बाद कूलम्स फोर्स की वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी, अब हम इसकी भी वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। इसकी वेक्टर फॉर्म इस तरह से, अगेन एग्जैक्ट वही सिस्टम होगा। ये हमने सोर्स चार्ज लिया हुआ है, ये यहाँ पर हमने एक Q0 टेस्ट चार्ज लिया हुआ है, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ये भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये जो रेड लाइन से आपको नजर आ रही है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस टेस्ट चार्ज बाय दिस सोर्स चार्ज, और इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज सेंटर्स एंड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, रिपल्शन वाली फोर्स होगी। ठीक है, यहां से यहां तक का फासला जो है वो है r, उसको हमने वेक्टर से शो किया हुआ है r, वेक्टर r। ठीक है ना, जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स चार्ज टुवर्ड्स टेस्ट चार्ज, एरो बना हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और उसके अलावा अब ये r हैट क्या है, जिस तरह से कल हमने यूनिट वेक्टर्स बनाए थे, यूनिट वेक्टर हमें बताता था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, ये सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये यूनिट चार्ज हमने यहाँ पर बना दिया है। अब आ जाएं वेक्टर फॉर्म में इस इक्वेशन के ऊपर, KQ/r², ये पोर्शन तो स्केलर फॉर्म का है, इसके आगे हम ये वेक्टर यूनिट वेक्टर लगा देंगे, तो ये अब इसको हमने डायरेक्शन दे दी है। कौन सी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये एरो बना हुआ है अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज वाली, तो अब यहाँ पर भी हमें एक एरो लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक और बात ये होती है कि यूनिट जो वेक्टर होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, हम कोई वेक्टर लेंगे, वो वेक्टर यही वेक्टर है आर का वेक्टर, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक हम वेक्टर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर, तो मैग्नीट्यूड उसका कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ डायरेक्शन ही बच जाती है, और उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इस चीज़ को हम फर्दर फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, वेक्टर्स जब हम पढ़ेंगे। तो फॉर नाउ आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस यूनिट वेक्टर आर हैट की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। हमने अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये जो मैग्नीट्यूड है, ये आर वही आर है जो इस फॉर्मूले में आर स्क्वायर है, ये दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस। तो ये आर और ये आर आपस में मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब हो गया। अब डिनोमिनेटर में आर क्यूब है और यहाँ पर ये आर वेक्टर रह गया। अब ये आर वेक्टर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये पूरा बड़ा वेक्टर है, इसका अपना मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन वही है जो फोर्स की है, मैग्नीट्यूड इसका बराबर है, इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो अब डिनोमिनेटर में आर क्यूब आ गया। इस किस्म का आपको इक्वेशन दी जा सकती है, आपको पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको इससे पहले जो 2-4 हमने पढ़े हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके दी जा सकती हैं। आपको ये वाली इक्वेशन दी जा सकती है, आपको ये वाली इक्वेशन भी दी जा सकती है, और आप कहेंगे कि डिनोमिनेटर में तो आर क्यूब है, तो गलत है, इसको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, जबकि ऑप्शन में बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी भी होगा, तो वो आपका क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म में अगर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर में। अगर हम वेक्टर पूरा का पूरा लेते हैं तो फिर यहाँ पर आर क्यूब होता है डिनोमिनेटर में। ठीक हो गया।
इस चीज़ को आप जो है नोट कर लीजिए। इसी तरह से कूलम्स फोर्स भी ऐसे ही है। कल हमने ये ऑल्दो ये आर क्यूब वाली बात डिस्कस नहीं की, लेकिन हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। कूलम्स फोर्स भी आप इस तरह से के क्यू क्यू, अब यहाँ पर 2 क्यू है, दूसरा टेस्ट चार्ज भी आएगा, उधर नहीं है टेस्ट चार्ज, तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और आगे ये पूरा का पूरा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है ये। ठीक हो गया। अब हम सुबह से टेस्ट चार्ज की खिचड़ी पका रहे हैं कि टेस्ट चार्ज होता है, सोर्स चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करता, सोर्स चार्ज करता है। ये होता क्या है? टेस्ट चार्ज बेसिकली वो चार्ज है जिसके थ्रू हम किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करते हैं। आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है, आपने पता लगाना है कि इसके इर्द गिर्द कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप एक और चार्ज उठाएंगे, आप उसके करीब ले जाएंगे, आप देखेंगे कि अट्रैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, रिपल्शन हो रही है कि नहीं हो रही, या अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों में से कुछ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, आप मजीद करीब आएंगे, फिर भी नहीं हो रहा, आप मजीद करीब आएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये वाला चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल होना शुरू हो जाएगा टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। हम कहेंगे कि हाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि इस रीजन के बाद इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये है टेस्ट चार्ज इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। दूसरी बात, टेस्ट चार्ज कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्वांटिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कैसे? हमने ऊपर अभी इक्वेशन पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक सोर्स चार्ज है, हमें नहीं पता उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। हमें कोई कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर ये सोर्स चार्ज है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करो। हम कहेंगे भाई साहब सबर करो, हम एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, उसी पॉइंट पर रखेंगे और देखेंगे कि उसके ऊपर कितनी फोर्स है। वो फोर्स हम यहाँ पर डाल देंगे, हमें पता होगा वो टेस्ट चार्ज कितने कूलम का है, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे, डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं, वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो टेस्ट चार्ज के पर्पसेस ये हैं। अब टेस्ट चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये कि आपने इसको हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसको कभी नेगेटिव नहीं लेना। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको क्वेश्चन में बताया जाए ना बताया जाए, आपने खुद आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। ठीक हो गया। दूसरी बात, टेस्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है। बात हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोर्स चार्ज 5 कूलम का लिया है और उसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है। अगर इस पॉइंट के ऊपर आप 5 कूलम का टेस्ट चार्ज रखें, फिर ये फार्मूला लगाएं, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, वैल्यू वही आएगी। आप उसी पॉइंट के ऊपर 1000 कूलम का चार्ज आके रख दें, फिर उसके ऊपर जो फोर्स लगे वो आप यहाँ पर रख दें, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू वही आएगी। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से अफेक्ट नहीं होती। तीसरी बात, ये एक पॉइंट चार्ज होता है। ऑब्वियसली हम जो भी पढ़ रहे हैं पॉइंट चार्जेस ही हैं, सारे के सारे कूलम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। कूलम्स लॉ अप्लाई किया है, तो कूलम्स लॉ के अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होना चाहिए, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव हो, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव हो। ये सारा जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं पॉइंट चार्जेस की बेसिस पर ही पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है, इसमें एक और बात ऐड कर लें। टेस्ट चार्ज कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज कैन बी यूज्ड टू क्वांटिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज कैन आल्सो बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये एक सोर्स चार्ज है, हमें पता लगाना है कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, सपोज पॉजिटिव क्यू नॉट, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। हम देखेंगे कि उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में है, उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। हम कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट के ऊपर। हम कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, वहाँ पर हम टेस्ट चार्ज आके रख देंगे और हम उसकी डायरेक्शन देखेंगे कि किस तरफ है, डायरेक्शन उसकी उस तरफ होगी। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया, लाइक दैट। आगे आ जाएं। अब नेक्स्ट है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है तो आप यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करें, पॉज करें, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर उसके बाद प्ले करें, इसकी सॉल्यूशन देखें। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमने अभी ऊपर एक पॉइंट जो पढ़ा है वही अप्लाई होता है। हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा है कि जो टेस्ट चार्ज है वो अफेक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड को। हमने ऊपर ये पॉइंट पढ़ा है कि जो सोर्स चार्ज है
एक फार्मूला है जिसमें सोर्स चार्ज आता है, एक फार्मूला है जिसमें टेस्ट चार्ज आता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से फार्मूले में टेस्ट चार्ज आता है, कौन से फार्मूले में सोर्स चार्ज आता है। अब यहाँ पर आ जाए, वो कहते हैं कि इफ़ इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक Q1 है, एक Q2 है, मैं नहीं पता कि कौन सा सोर्स चार्ज है, कौन सा टेस्ट चार्ज है। यहाँ पर एक Q1 है, यहाँ पर है Q2, और इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो है के Q1 Q2 और आर स्क्वायर, इनके दरमियान का डिस्टेंस है R। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम रिप्रेजेंट करें बाय फोर्स पर यूनिट चार्ज वाले फार्मूले से, F डिवाइडेड बाय Q1 लिख दें नीचे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये जो E बनेगी, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। आपने बताना है कि इफ दिस इज फील्ड ड्यू टू Q1 और फील्ड ड्यू टू Q2। ठीक है ना। तो अब हमने पढ़ा है कि ये वाला जो फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज वाला, इसमें जो डिनोमिनेटर में चार्ज होता है वो होता है टेस्ट चार्ज, वो सोर्स चार्ज नहीं होता। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला है ये इस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इस फार्मूले में डिनोमिनेटर में Q1 ना आता, फार्मूले में सोर्स चार्ज इस वाले फार्मूले में नहीं आता। तो इस फार्मूले में Q1 एज अ टेस्ट चार्ज एक्ट कर रहा है, तो सोर्स चार्ज कौन होगा, ये होगा। तो ये जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हमें इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता रहा है। सो दिस E इज इक्वल टू F ओवर Q1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 नॉट ड्यू टू चार्ज Q1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से फार्मूले में Q टेस्ट चार्ज होता है, कौन से फार्मूले में Q सोर्स चार्ज होता है। पहले तो हमने कैपिटल Q छोटा Q लिखा था, ऐसे भी आ सकता है Q1 Q2। अब बताओ Q1 कौन सा है, Q2 कौन सा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला फार्मूला तो टेस्ट चार्ज होगा, वो वाला फार्मूला उस किस्म का अगर हम लिखेंगे, अगर हम इसको लिखेंगे कि K Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इस तरह फार्मूला लिखेंगे। अब ये Q1 सोर्स चार्ज है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ठीक हो गया। ये हमने एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर ली। आगे आ जाए। अब हमने ऊपर पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है सोर्स चार्ज कितना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम होगा तो कम। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि आप जिस पॉइंट पर उसको मेजर कर रहे हैं वो पॉइंट सोर्स चार्ज से कितना दूर है। ज़्यादा है तो कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ज़्यादा अवे है, करीब है, कम डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। उल्टा इन्वर्सल रिलेशन है। तो एक तीसरी चीज़ जो अफेक्ट करती है वो है मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला हमने पढ़ा, हमने कहा के Q ओवर आर स्क्वायर। वो जो K था हमने कल भी डिस्कस किया, कूलम्स कांस्टेंट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है ये अफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। जिस तरह ये अफेक्ट करता था इलेक्ट्रिक फोर्स को, उसी तरह ये अफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसमें एक सोर्स चार्ज रखें, उससे 1 मीटर के फासले पर कोई टेस्ट चार्ज रखें, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसी मीडियम की जगह वैक्यूम रख देते। समझ आई बात? नहीं आई? फिर से करते हैं। अगर वैक्यूम है, उसके अंदर सोर्स चार्ज रखा हुआ है, बीच में कोई नहीं है, एयर भी नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, आपने 1 मीटर के फासले पर या किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस d के फासले पर एक टेस्ट चार्ज रखा और देखा कि उसके ऊपर कितनी फोर्स है, कैलकुलेट की, फार्मूला लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आई, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप यही सारी अरेंजमेंट किसी और मीडियम में कर रहे होते, पानी में, ग्लास में, मीका शीट में, एयर में। ठीक है। इसका मतलब है कि मीडियम जब आ जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वैक्यूम इज गिवन बाय this formula 1/4 pi epsilon naught multiplied by Q over R square. Electric field intensity in medium will be given by 1/4 pi epsilon naught epsilon R। जिस तरह से हमने कूलम्स फोर्स में एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन R लगा दिया था, वही काम हम यहाँ पर करते हैं। तो डिनोमिनेटर में एक और वैल्यू आ गई। आपको पता है ये एप्सिलॉन R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो डिनोमिनेटर में एक ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ गई है, तो ये बढ़ेगी, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है ये कम हो जाएगी। अगर ये ER की वैल्यू ना होती जैसा कि यहाँ पे था तो ये वैल्यू ज़्यादा होती। तो हमने डिनोमिनेटर में एक चीज़ ऐड की है ग्रेटर देन 1 वाली, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम को डिक्रीज कर देगी। इस दोनों इक्वेशन को अगर हम आपस में डिवाइड कर दें, वैक्यूम वाली को मीडियम वाली पर, तो आपस में ये कैंसिल, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी बच जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने एक और डेफिनेशन निकाल ली रिलेटिव परमिटिविटी की।
कल हमने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी? हमने कहा था रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन एम और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने कहा कि परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स कूलम्स फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय कूलम्स फोर्स इन एनी मीडियम। ठीक है, आज हम दोबारा एक और फार्मूला पढ़ रहे हैं कि इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम। ठीक हो गया। तो ये अब 3 फार्मूले हमने पढ़ लिए, हम फर्दर भी पढ़ेंगे आगे कुछ पोटेंशियल वाले, फिर कैपेसिटर में जाके एनर्जी वाले भी पढ़ेंगे, सारे फिर समराइज करेंगे। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ मीडियम। आगे आ जाते हैं, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होती हैं कि हमने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली, हमें उसकी डायरेक्शन चाहिए, हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, देखते हैं उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स क्या है, और वो फोर्स इधर होती है, हम वहाँ पे एक एरो ड्रा कर देते हैं। फिर हम उस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे उसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, वो फोर्स डायरेक्शन उसकी मिलती है हमें इस तरफ, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है। तो इस सारे चक्कर में घुसने के लिए, जैसा कि हमने पहली स्लाइड में किया कि हमने एक पूरा का पूरा मैप ही बना दिया कि उस मैप के हिसाब से अब आप कहीं पर भी टेस्ट चार्ज रखो, उस मैप में जो एरो डायरेक्ट जहाँ पर हमें करेगा, हमें पता चल जाएगा कि इस जगह पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर है। तो हम एक लाइंस की पूरी अरेंजमेंट ड्रॉ कर देते हैं इस सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है। एक बात याद रखें, ये हमें बताती हैं, एक तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एग्जैक्टली रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक चार्ज है तो अगर हम कोई अजीब सी कोई ग्लासेस लगा लें, कोई 3D ग्लासेस, तो हमें नज़र आने लग जाएंगी लाइंस वहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है, होती नहीं है रियल लाइफ में, हम खुद ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल यूँ समझें विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इमेजिनरी लाइंस हैं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, एंड दीज आर यूज टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरी बात, दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पर भी अगर हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है तो हम देखेंगे कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, मैप पूरा पहले हम बना लेंगे, फिर हमें किसी पॉइंट पर मालूम करनी है तो हम उस पॉइंट पर देखेंगे कि डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, तो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। एक और पॉइंट जो हमने यहाँ पर ऐड करना होगा, दे टेल अस हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इससे पहले हमने कहा कि टेस्ट चार्ज इज यूज टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कहा टेस्ट चार्ज इज यूज टू क्वांटिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कहा टेस्ट चार्ज इज यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बात थी वो सारी की सारी, यानी कि टेस्ट चार्ज को यूज़ करेंगे हमें पता चल जाएगा कि कितनी है, वैल्यू कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये पता नहीं चलता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये पता चलता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कम स्ट्रॉन्ग है। यानी कि अगर हम 2 चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करें और हम एक चार्ज के इर्द गिर्द देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत डेंस हैं, बिल्कुल करीब करीब हैं, और दूसरा चार्ज देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत अवे हैं, बहुत खुली खुली सी हैं, तो हम इन दोनों को कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि जिस चार्ज के इर्द गिर्द लाइंस बहुत क्लोज थी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, जहाँ पर बहुत खुली खुली थी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम थी। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वहाँ पर कितनी थी और यहाँ पर कितनी है। ठीक है ना, तो ये हमें बताती हैं हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, बट दे डोंट टेल अस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वैल्यू नहीं बताती। इन सम केसेस जो एडवांस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, बाकायदा वहाँ पर एक स्केल भी डिवाइस किया जाता है, लेकिन स्टिल वो स्केल को इतना प्रिसाइज नहीं होता। वो स्केल को यूज़ करके कभी कभार हम क्वांटिफाई भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली ये कंपैरिजन में ही यूज़ होती हैं। याद रखिए, ये हम अपने पूरे लेक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पर तवज्जो दे रहे हैं, बहुत कम हम यहाँ पर आपको जो है क्वांटिफिकेशन वाले प्रॉब्लम में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो एडिक्वेट नेसेसरी वाले हम बता रहे हैं, क्योंकि आपकी जो फिज़िक्स में MCQs मोस्टली आते हैं 60 to 70% थ्योरेटिकल होते हैं। इससे पहले जब PMDC हुआ करती थी तो उस वक्त जो होते थे क्वेश्चन ज़्यादातर न्यूमेरिकल होते थे, इसलिए आपको पुराने पास पेपर्स में बहुत न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। लेकिन आजकल जो मार्केट में आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल होते हैं और बच्चे मोस्टली थ्योरेटिकल सवालों में गलती करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें A B C ऑप्शन है,
उन ABC ऑप्शन में लाइंस लिखी हुई हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं लगाना, कुछ सॉल्व नहीं करना, लेकिन बच्चे का कॉन्सेप्ट वीक है, उसको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करती क्या है और क्या नहीं करती। आपको पता होना चाहिए क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, ये भी पता होना चाहिए, उसी पर MCQ बनता है। और बच्चे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत कर देते हैं, सॉल्व तो आप कर लेते हैं बिल्कुल, आपको पता हो फार्मूला कौन सा लगाना है, आगे तो आप शेर हैं, आप जीते हैं। थ्योरेटिकल में प्रॉब्लम होगी, तो थ्योरी अपनी बेहतर करें, कॉन्सेप्ट्स बेहतर करें, कौन सी चीज़ कैसी या कौन सी चीज़ कैसी नहीं, आपको पता होना चाहिए। खैर आगे चले जाएं, ये हमें ये भी बताते हैं कि अगर किसी मखसूस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो कैसी होगी, ठीक है ना, वो भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता चल जाता है। दूसरी बात, अगर ये स्पेस्ड हैं, ज़्यादा अवे हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक है। एंड इफ दे आर क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अगर ये क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है एज कंपेयर टू इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है, तो वो जो रेड वाली लाइंस हैं वो स्पेस्ड अपार्ट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वीकर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसकी स्पेसिंग को अंदाज़ा लगा के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। दूसरी बात, स्ट्रेट है या कर्व्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आइसोलेटेड चार्जेस के केस में स्ट्रेट होती है। डोंट वरी, हम आगे सारी चीज़ें विजुअलाइज भी करते हैं, विजुअल्स आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चल जाए। Electric field lines are straight in case of isolated charges, and electric field lines are curved in case of two or more charges. अगर दो या दो से ज़्यादा चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो तो लाइंस स्ट्रेट नहीं रहती, फिर कर्व हो जाती हैं। उसके बाद अगर स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होगी, अगर कर्व्ड लाइन है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होगी, ये भी हम आगे देखेंगे। उसके अलावा हम इसके कुछ पैटर्न्स पढ़ेंगे। आइसोलेटेड के केस में पॉजिटिव चार्ज हो तो कैसा पैटर्न होगा, नेगेटिव चार्ज हो तो कैसा पैटर्न होगा। अगर दो चार्जेस हैं, आइसोलेटेड नहीं हैं, दो या दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो तब सिमिलर चार्जेस होंगे तो कैसा पैटर्न होगा, ऑपोजिट होंगे तो कैसा पैटर्न होगा, इक्वल होंगे तो अनइक्वल होंगे। अगर तीन चार्जेस हैं तो कैसा पैटर्न होगा, एक चार्ज और एक चार्ज प्लेट है तो कैसा पैटर्न होगा, और दो प्लेट्स हैं तो कैसा पैटर्न होगा। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करती, क्यों नहीं करती, ये भी देखेंगे। तो आगे आ जाएं, ये जो स्लाइड है इसमें सारा कुछ हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। सबसे पहले आइसोलेटेड चार्ज, ये है आइसोलेटेड चार्ज, ये है आइसोलेटेड चार्ज, यानी कि अकेला चार्ज है जिसके साथ कोई और चार्ज नहीं है, ठीक है। इस केस में स्ट्रेट लाइंस हमारे पास आएंगी, कर्व्ड नहीं होंगी, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज, ठीक हो गया। अगर दो चार्जेस का सिस्टम हो, जैसा कि ये सिस्टम है, जैसा कि ये सिस्टम है, जैसा कि ये सिस्टम है, तो इस केस में लाइंस क्या हो जाएंगी, लाइंस कर्व्ड हो जाएंगी, ठीक है। अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उस केस में क्या होगा कि बिटवीन द टू चार्जेस लाइंस आपस में मिल जाएंगी, अवे फ्रॉम द टू चार्जेस लाइंस आपस में स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखें डिस्टेंस जो है लाइंस के बीच का वो बहुत कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रॉन्गर है। इस पॉइंट के इन पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वीक है, इसलिए ये लाइन स्पेस अपार्ट है। और इस केस में हमेशा याद रखें कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर ख़त्म कर देंगी। एग्जैक्टली वही केस यहाँ पर है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। अगर ऑपोजिट चार्जेस हों तो उस केस में क्या होगा कि दो चार्जेस के बीच में लाइंस आपस में स्प्रेड अपार्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीकर होती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड द टू चार्जेस। दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर दो पैरेलल प्लेट्स हों तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। इक्वली स्पेस लाइंस का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि आप यहाँ पर चार्ज रखें, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखें, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखें, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में ऐसा नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म थी, यानी कि आप यहाँ पर चार्ज रखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आएगी, थोड़ा सा दूर चार्ज रखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आएगी, यहाँ पर चार्ज रखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आएगी, इधर रखें और आएगी, तो नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर कहीं भी रखें यूनिफॉर्म है, पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर आ जाएं, एक यूनिट पॉइंट चार्ज है, एक
पैरेलल उसके ऑपोजिटली चार्ज प्लेट है। तो इस केस में क्या होगा कि इस तरह की हमारे पास लाइंस बनेंगी। यहाँ पर शुरू में जो है वो कर्व्ड होंगी और आगे जाके, बहुत आगे जाके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। तो इस केस में क्या होगा कि द क्लोजर वी आर टू द चार्ज्ड प्लेट द यूनिफॉर्म इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना आप इस चार्ज प्लेट के करीब होंगे, तो यहाँ पर आप देखें बिल्कुल पैरेलल स्पेस्ड, इक्वली स्पेस लाइंस हो गई हैं। आप जितना इस तरफ आते जाएंगे तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होते जाएंगी। तो ये होता है जब एक चार्ज पॉइंट चार्ज हो और एक प्लेट हो। अगर 3 चार्जेस हों, फॉर एग्जांपल ये चार्ज E है, चार्ज F है, चार्ज G है, अब इसको आपने भी सॉल्व करना है। अब आप बताएं इनमें से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अवे फ्रॉम द चार्जेस निकल रही हैं लाइंस, तो ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर भी अवे निकल रही हैं, यहाँ पर भी अवे, तो तीनों के तीनों ये पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके सिस्टम में। यहाँ पर लाइंस रिपेल कर रही हैं, यहाँ पर भी आपस में लाइंस रिपेल कर रही हैं, क्योंकि आइसोलेटेड तो चार्जेस नहीं है ना, इक्वल सिस्टम बन गया है चार्जेस का। अगर आइसोलेटेड चार्जेस होते तो ये ना होता। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है कि चार्ज ए है और चार्ज बी है। अब यहाँ पर आपने रैंकिंग करनी है इन चार्जेस की कि कौन सा चार्ज ज़्यादा बड़ा है और कौन सा चार्ज सबसे छोटा है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन से भी पता चल रहा है कि लाइंस यहाँ पर टूवर्ड्स द चार्ज बी जा रही हैं, यहाँ पर अवे फ्रॉम द चार्ज बी जा रही हैं। तो ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है। अब इनमें से कौन सा चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, कौन सा चार्ज कम मैग्नीट्यूड का है, क्योंकि अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते तो इनका पैटर्न कुछ इस किस्म का होता या इस किस्म का होता। लेकिन इससे देखें वो थोड़ा सा डिफरेंट सा पैटर्न है ना, ये इस तरह का तो पैटर्न नहीं है। तो इसकी वजह यह है कि ये दोनों चार्जेस अनइक्वल चार्जेस हैं, तो उसकी वजह से पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि जिस चार्ज के ऊपर सारी की सारी लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं वो चार्ज छोटा होता है। तो दिस चार्ज बी इज स्मॉलर एज कंपेयर टू चार्ज ए। एग्जैक्टली वही किस्म का केस हम यहाँ पर देखेंगे। इस केस में जो सबसे बड़ा चार्ज है वो कौन सा है, सबसे बड़ा चार्ज जो है वो है एफ चार्ज। ठीक है ना, उसके इर्द गिर्द लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, उससे बाद इसके इर्द गिर्द लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, तो उससे छोटा चार्ज है ई चार्ज। सबसे कम लाइन की डेंसिटी जी के अराउंड है, तो सबसे छोटा चार्ज है यहाँ पर जी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इधर आ जाएं, यहाँ पर भी वही सिस्टम है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये सी वाला नेगेटिव चार्ज है। तो आप देखें किस चार्ज के ऊपर ज़्यादा लाइन आके कन्वर्ज कर रही हैं, तो वो सी चार्ज है, तो सी चार्ज छोटा है और डी चार्ज जो है वो बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 चार्जेस 2 डायमेंशन में हैं, एक ही लाइन में नहीं है। यहाँ पर एक ही लाइन में थे, यहाँ पर डिफरेंट लाइंस में हैं। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको आप देखें, सबसे ज़्यादा डेंसिटी लाइंस की आई वाले चार्ज के इर्द गिर्द है, तो सबसे बड़ा चार्ज आई है, उससे छोटा चार्ज एच है, उससे छोटा चार्ज जो है वो जे है। ठीक हो गया। तो इन दिस वे आप पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को देख के कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कौन सा चार्ज बड़ा है और कौन सा चार्ज जो है वो छोटा है। राइट, ये वाला क्वेश्चन अब आपने सॉल्व करना है। हम आगे चले जाते हैं। अब पता होना चाहिए न्यूट्रल जोन का, कि न्यूट्रल जोन क्या होता है। आपसे अक्सर औकात पूछा जाता है कि 2 चार्जेस रखे हुए हैं, उनके बीच में किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी, तो हम उसको देखेंगे। न्यूट्रल जोन बेसिकली वो पॉइंट है जिसके ऊपर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। एक बात याद रखें जिसमें बच्चे गलती करते हैं, इस न्यूट्रल जोन के ऊपर पोटेंशियल जीरो नहीं होता, पोटेंशियल नॉन जीरो होता है। और उसकी बाकायदा कैलकुलेशन तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। फॉर नाउ हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मानते हुए देखेंगे कि किस किस्म की अरेंजमेंट्स में कहाँ कहाँ न्यूट्रल जोन पाया जाएगा। जीरो फील्ड स्पॉट भी हम इसको कहते हैं। तो इसके कुछ केसेस हैं। सबसे पहले, अगर सिमिलर मैग्नीट्यूड के 2 चार्जेस हों लेकिन डिफरेंट सिमिलर नेचर के भी हों एट द सेम टाइम, यानी दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है। तो न्यूट्रल स्पॉट कहाँ पर होगा, एग्जैक्टली इनके बीच में। इसका यहाँ से डिस्टेंस भी आर होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस भी आर होगा, सेम डिस्टेंस पर एग्जैक्ट बीच में न्यूट्रल स्पॉट आएगा। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों या दोनों चार्जेस नेगेटिव हों और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो क्या होगा, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द 2 चार्जेस। ठीक है, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस ये है कि अगर उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन वो ऑपोजिट इन नेचर हो, यानी कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। अब इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, लेकिन वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। तो इस केस में जो न्यूट्रल स्पॉट होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। ठीक है ना,
इनफाइनाइट डिस्टेंस आउटसाइड द स्पेस बिटवीन टू चार्ज। इससे पहले हमने देखा था कि दोनों के बीच में था न्यूट्रल स्पॉट, अब इन दोनों स्पॉट से बाहर होगा। इस तरफ भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कहीं पर जाके आएगा, इस तरफ भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कहीं पर जाके आएगा, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कहाँ पे होगा। तो इस केस में इन्फिनिटी के ऊपर जाकर हमारा न्यूट्रल स्पॉट आता है। आगे आ जाएं, अगर दो चार्जेस सेम नेचर के हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो अब न्यूट्रल सपोर्ट इनके एग्जैक्टली मिडिल में नहीं होगा। अब न्यूट्रल सपोर्ट थोड़ा सा इस तरफ या इस तरफ ड्रिफ्ट कर जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन किसका चार्ज ज़्यादा है। सपोज ये Q1 है, अगर ये Q2 है, और हम कहते हैं कि Q1 जो है वो बड़ा है Q2 से, उसका इसलिए मैंने साइज थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। तो क्या होगा कि न्यूट्रल स्पॉट इज क्लोजर टू द वीकर चार्ज। जो वीक चार्ज है न्यूट्रल स्पॉट उसके ज़्यादा करीब होगा, यहाँ से फासला ज़्यादा होगा, यहाँ से फासला इसका कम हो जाएगा, तो न्यूट्रल स्पॉट वीकर चार्ज के करीब होगा एंड इट विल लाई इनसाइड द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया अगर सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं और डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं, एक बड़ा एक छोटा है। अगर ऐसा हो कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन ऑपोजिट नेचर हो, ठीक है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक बड़ा चार्ज है एक छोटा चार्ज है, तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, इसका Q1 है इसका Q2 है, और हम कहते हैं कि Q1 जो है वो दैट इज ग्रेटर देन Q2, तो तब क्या होगा, तब इट विल बी क्लोजर टू द वीकर चार्ज एंड इट विल लाई आउटसाइड द स्पेस बिटवीन टू चार्जेस। ऊपर क्या था, क्लोजर टू द वीकर चार्ज, बट यहाँ पर था इनसाइड द स्पेस था। अब क्या है, क्लोजर टू द वीकर चार्ज बट आउटसाइड द स्पेस बिटवीन, यहाँ पर होगा, ठीक है ना, इधर ये होगा इसका न्यूट्रल स्पॉट, इसके करीब होगा, इससे बहुत दूर होगा और आउटसाइड द टू चार्जेस होगा, ठीक है ना। ये इसका चौथा और आखिरी केस हो गया। क्वेश्चन कर लेते हैं, दो चार्जेस हैं, एक 16 माइक्रोकूलम का एक 4 माइक्रोकूलम का है, इनके दरमियान डिस्टेंस है 3 मीटर, तो न्यूट्रल जोन कहाँ पे होगा। इस वीडियो को यहाँ पर आप पॉज कर सकते हैं, इसको आप खुद सॉल्व करें, इसका आंसर निकालें और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा है, ये 16 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर है, और थोड़ा सा हम इसको बेहतर बना सकते हैं, ये 16 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 16 और 4 मैं सिंपल लिख रहा हूँ, और हमने बताना है इनके दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3 मीटर, और हमने कहना है कि न्यूट्रल स्पॉट कहाँ पर है। सबसे पहले आपको ऊपर हमने पढ़ चुके हैं कि अगर दो चार्जेस, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, सिमिलर नेचर के हों और एक बड़ा एक छोटा हो, तो कहाँ पे होता है न्यूट्रल स्पॉट। न्यूट्रल स्पॉट दोनों चार्जेस के अंदर होता है, बीच में होता है और क्लोजर टू द वीकर चार्ज होता है, यानी कि इधर कहीं पे होगा, ठीक है ना। इसको अगर हम 4 ले लें, इसको 16 ले लें, तो मुझे ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ये 4 है, ये 16 है, ठीक हो गया। तो क्लोजर टू द वीकर चार्ज, इस पॉइंट के ऊपर आके हमारा जो है न्यूट्रल स्पॉट बनेगा, राइट देयर। अब हम सपोज करते हैं कि इस न्यूट्रल स्पॉट का डिस्टेंस इस चार्ज से d है, जो हमें नहीं पता, हमने मालूम करना है, ठीक है। तो अगर ये टोटल 3 है और यहाँ से यहाँ तक का फासला अगर d है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या होगा, इस 3 में से d माइनस कर दें, बाकी बच जाएगा ना। तो ये वाला जो फासला है दिस इज 3 माइनस d, सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वीकर चार्ज, दिस इज d एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बिगर चार्ज इज 3 माइनस d। तो अब हम देखते हैं, अब हम ये न्यूट्रल स्पॉट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर होगी 0, और वो 0 तब होगी जब इस पॉइंट के ऊपर किसी कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगी। नेट फोर्स 0 इस वजह से होगी कि जिस पॉइंट के ऊपर जितनी फोर्स ये वाला चार्ज लगाएगा उतनी ही फोर्स वो वाला चार्ज लगाएगा, और दोनों फोर्सेज बराबर हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों फोर्सेज को कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज ये है फोर्स ड्यू टू 4 कूलम वाला चार्ज, F4 में इसको लिख रहा हूँ, वो क्या होगी, KQ डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ठीक है ना। डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज d है तो d लिख दिया, और Q की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, Q की जगह हमें उसका वैल्यू लिखनी चाहिए 4 माइक्रोकूलम, ठीक हो गया। ये एक चीज़ हो गई। 16 कूलम वाला चार्ज F16 में उसको लिख रहा हूँ, ये हमारा F16 तैयारा नहीं है, ये F16 और चीज़ है, फोर्स बाय द 16 माइक्रोकूलम चार्ज। इसको हम लिखेंगे K मल्टीप्लाइड बाय 16 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय, अब इसका डिस्टेंस कितना है 3 माइनस d का होल स्क्वायर।
अब ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इन दोनों फोर्सेस को आपस में बराबर कर लेंगे। बीच में हम यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगा देंगे, इसको उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे, इसको भी उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे। हमने ये इक्वेशन बना ली, ठीक है। दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं, तभी ये कैंसिल होंगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इस k से k को कैंसिल कर दें, k से हो गया k कैंसिल, ठीक है। इनको हटा भी दें, तो बाकी क्या बच गया, 4 माइक्रो कूलम डिवाइडेड, बाकी यहाँ पर क्या हो गया, 16 माइक्रो कूलम, ठीक हो गया। इसको माइक्रो को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व कीजिए, 4 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 16 माइक्रो कूलम, 4/16 लिख रहा हूँ, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, ये d उधर चला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, d² उधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको खोलें ज़रा, a - b² = a² माइनस 2ab या 2ba प्लस b², ठीक है। ये हमने फार्मूला लगा दिया। 4 4s are 16, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में d² आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 6d प्लस d²। इसको रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएं, दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 माइनस 6d प्लस d² इज इक्वल टू 4d²। इसको रीअरेंज करें तो क्या आ जाएगा, 4d²। ये सारी चीज़ें उधर लेके जा रहे हैं हम, 4d² माइनस d² प्लस 6d माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, 4d² माइनस d² है, सॉरी ये 6d² नहीं है, माइनस d², ये क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो बाकी आ जाता है 3। इसको मैं इधर ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। 4 - 1 आ जाएगा 3, यहाँ पर मैंने 3d² लिख दिया। इस सारी की सारी इक्वेशन को 3 पर डिवाइड कर दें, हर एक टर्म को, इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो इसका ये 3 ड्रॉप हो जाएगा, बाकी बच जाएगा d²। इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 2s are 6, यहाँ पर आ जाएगा 2d, ठीक हो गया। इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3s are 9, ये हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी। इसको दोबारा अगर हम बंद करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, d² प्लस 2d माइनस 3। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करनी है, d² प्लस 3d माइनस d प्लस 3d माइनस d, दोबारा से 2d आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या इसको उल्टा लिख दें, -d प्लस 3d लिख दें, वो भी सेम ही बात हो गई, -d प्लस 3d लाइक दिस। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। इस चीज़ के लिए आपको बेसिक मैथ थोड़ी सी आनी चाहिए। d कॉमन ले लें इन दोनों में से, बाकी आ जाएगा d - 1। इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लें, आ जाएगा d - 1 इज इक्वल टू 0। d - 1 वाली टर्मिनोलॉजी फिर दोनों में से कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन ट्रू होने के लिए या तो d - 1 बराबर होना चाहिए 0 के, या फिर d प्लस 3 बराबर होना चाहिए 0 के, दोनों में से एक भी। तो d इज इक्वल टू 1, ये एक सोल्यूशन आ गया, या d इज इक्वल टू -3, ये दूसरा सोल्यूशन आ गया। अब ये जो नेगेटिव वाली साइन है, इसका क्या मतलब है, अगेन अब यहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। हमने कहा था हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, उसकी ऑपोजिट वाली सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। तो अब d बराबर है 1 का मतलब है पॉजिटिव, 1 का मतलब है हमने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली हुई है, d हमने इस तरफ लिया था, तो इसका पॉजिटिव 1 का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का फासला 1 मीटर बाद यहाँ पर न्यूट्रल स्पॉट आ जाएगा। d बराबर है -3 का मतलब है कि इस पॉइंट से आप उल्टी तरफ 3 मीटर जाएंगे तो यहाँ पर जो स्पॉट आएगा वो भी वही स्पॉट होगा जहाँ पर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, क्योंकि हमारी शर्त थी दोनों फोर्सेस बराबर, ये सारा सॉल्यूशन उसी के बेस पर हुआ ना। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा जहाँ पर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, लेकिन उसको हम न्यूट्रल स्पॉट नहीं मानेंगे। क्यों भला, क्योंकि न्यूट्रल स्पॉट होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों फोर्सेस बराबर भी हों, आपस में एक दूसरे को कैंसिल भी करें। तो इस पॉइंट पर सपोज दोनों फोर्सेस बराबर भी हैं, इस चार्ज की वजह से पैदा होने वाली फोर्स भी बराबर है, उस चार्ज की वजह से पैदा होने वाली फोर्स भी बराबर है। अब डायरेक्शन देखें, ये वाला चार्ज अगर यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रख दें तो ये वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ होगी, यहीं पर टेस्ट चार्ज रखें तो वो वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो भी इस तरफ होगी। तो इस पॉइंट पर दोनों फोर्सेस बराबर तो हैं, -3 मीटर वाले पॉइंट के ऊपर, -3 मीटर वाले पॉइंट के ऊपर, लेकिन सेम डायरेक्शन में है, तो कैंसल आउट नहीं करेंगे।
तो इसीलिए हम इस पॉइंट को न्यूट्रल स्पॉट यहाँ पर नहीं मानते, हम इस सोल्यूशन को इग्नोर कर देंगे। बहुत सारे टीचर्स आपको ये बताते हैं कि माइनस आ गया है तो छोड़ दो, नेगेटिव को हम, नहीं ऐसा नहीं होता। नेगेटिव भी चीज़ है, नेगेटिव का मतलब यह है कि इस डायरेक्शन में 3 आप मूव करें, तो उस डायरेक्शन पर भी ऐसा स्पॉट है जहाँ पर दोनों चार्जेस की फोर्सेस बराबर हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम है, तो उसको हम न्यूट्रल स्पॉट नहीं मानते, इसीलिए हम ये वाला सोल्यूशन इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए हम ये वाला सोल्यूशन मानेंगे और हम मानेंगे कि डी जो न्यूट्रल स्पॉट है वो दोनों चार्जेस के बीच है और 4 कूलम वाले चार्ज से 1 मीटर दूसरी तरफ है। ठीक हो गया, आगे आ जाए। अब आ जाए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है, अगेन हम इसकी भी क्वालिटेटिव डेफिनेशन करेंगे, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन करेंगे। क्वालिटेटिव डेफिनेशन ये होगी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया। आपको कोई भी एरिया दे जाता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, हम कहेंगे कि इस एरिया के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्वांटिटेटिवली हम इसको डिफाइन करते हैं एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। इस पर भी हम आएंगे, वेक्टर एरिया क्या बला होती है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो इट विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ये थीटा होगा, ये इस ई वेक्टर और इस ए वेक्टर के बराबर बिटवीन का एंगल होगा। ठीक है, अब वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया और प्लेन एरिया क्या होता है? अगेन ये वाली सारी चीज़ें भी हम दोबारा पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा था हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ेंगे, हम ये सारी चीज़ें उसकी पढ़ेंगे कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, यूनिट क्या है, फार्मूला है, डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है कि नहीं होता, होता है तो कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। उससे पहले हम वेक्टर एरिया और प्लेन एरिया को देख लें। सपोज ये एक प्लेन एरिया है, आपको कोई पूछे कि ये प्लेन एरिया किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। ठीक है ना। अगर इसके ऊपर हम एक नॉर्मल वेक्टर ले लें, नॉर्मल वेक्टर का मतलब है ऐसा वेक्टर जो इसके सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो। तो अगर मैं कहूँ कि इस नॉर्मल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इस एरिया के बराबर है, जितना इसका एरिया है मीटर स्क्वायर में, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना है। सपोज अगर ये 5 मीटर स्क्वायर का एरिया था, तो ये जो वेक्टर नॉर्मल वेक्टर मैंने बनाया है इसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो 5 होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द प्लेन वेक्टर। तो इस जो वेक्टर है ये नॉर्मल वेक्टर को मैं कहूँगा कि ये इस एरिया का वेक्टर एरिया है। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई चीज़ इस वेक्टर एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो इस प्लेन एरिया के ऊपर पैरेलल होगी। अगर कोई और वेक्टर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर इस तरफ है E, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस तरफ है उसका वेक्टर, ये प्लेन एरिया भी इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस प्लेन एरिया के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्रीज, पैरेलल है। लेकिन ये जो वेक्टर एरिया यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, ये इसके और इसके बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। वेक्टर एरिया इस तरफ है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये जो थीटा है, ये यहाँ पर आपके पास 90 आ जाएगा। तो हमेशा 90 का फर्क होता है अगर आप प्लेन एरिया लें और अगर आप वेक्टर एरिया लें। ठीक है, तो आपके पास जो फार्मूला है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इसमें जो थीटा लेंगे आप वो आप ये वाला लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में प्लेन एरिया दे दिया जाता है और उसका एंगल दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि मालूम करें फ्लक्स, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप उसमें 90 ऐड करके आप वो वाला थीटा वेक्टर एरिया वाला निकाल लें, फिर उसको आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप उसी एरिया को, उसी एंगल को लें, उसको चेंज ना करें, आप फॉर्मूले में कॉज की जगह साइन लगा दें। ठीक है, यहाँ पर कॉज था, इस कॉज को हटाकर ई ए साइन थीटा लगा दें। अब वही एंगल भी आप यूज़ करें तो ठीक हो जाएगा। ये आया किधर से, ये आया इस तरह से कि सपोज हमारे पास जो फार्मूला था वो था ई ए कॉस थीटा, लेकिन थीटा में हमने क्या किया, थीटा में हमने 90 ऐड किया। ठीक है ना, या थीटा में 90 माइनस भी कर दें या 90 ऐड कर दें, वैल्यू एग्जैक्टली वही सेम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें थीटा प्लस 90, तो कॉस थीटा प्लस 90 साइन थीटा के बराबर होता है। ई कैट वाले स्टूडेंट्स अगर आप होते तो मैं आपको समझाता, इसकी पूरी डेरिवेशन बताता, वो पढ़ते हैं बाकायदा ट्रिग्नोमेट्री में। तो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो आपने बेसिक पढ़ा होगा, ये भी आपने पढ़ा होगा। अगर आप पीटीबी से हैं तो आपकी पीटीबी की बुक में आखिर में एक अपेंडिक्स बनी हुई है, उसमें इसी किस्म के बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, उनको एक मरतबा देख लीजिए
उनसे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है। इसी किस्म का कोई काम हम फोर्स एंड मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करेंगे। वहाँ पर भी हम देखेंगे जब हम रेंज का फार्मूला निकाल रहे हैं तो उसमें भी इसी किस्म की कोई चीज़ आती है और फिर हम उसको साइन टू थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। वो वहाँ पर भी वही फार्मूला यूज़ हो रहा है और बस वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा प्लस 90 साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस वजह से हम जब ये वाला एरिया लेंगे तो हम साइन थीटा की वैल्यू यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं इसकी जो कुछ चीज़ के ऊपर, कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। अब स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए डायरेक्शन वाला पॉइंट हमने यहाँ पर नहीं लगाया, ठीक है ना, डायरेक्शन इसकी नहीं होती। लेकिन कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ भी ऐसी होती हैं जिनके साथ हम पॉजिटिव नेगेटिव का वाला काम करते हैं, जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है लेकिन स्टिल हम कहते हैं कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। तो ये भी इसी तरह से है, तो स्केलर लेकिन इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव वाला चक्कर है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला चक्कर भी अगेन इसका यही है कि अगर पॉजिटिव, अगर हम एक डायरेक्शन में ले लें कि वो डायरेक्शन पॉजिटिव है तो उस डायरेक्शन की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव फ्लक्स है। अगर फ्लक्स उसके ऑपोजिट आ रहा है इस तरफ, एक डायरेक्शन हमने को रेफरेंस ले लिया कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके ऑपोजिट रन कर रही हैं तो हम कहेंगे नेगेटिव फ्लक्स है। ठीक हो गया। यूज़ नहीं होता ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्योंकि स्केलर है तो इट्स ओके, टोटली फाइन, हम स्केलर लेते हैं। तो यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट इसका है ई ए है, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है न्यूटन पर कॉलम, मल्टीप्लाई कर दें एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम इसका यूनिट होगा। इसको हम अपनी जबान में कहते हैं वेबर। ठीक हो गया। तो ये जो इसका यूनिट है, दिस यूनिट इज ऑफ फ्लक्स। ठीक हो गया। अब आगे आ जाए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम का यूनिट हम इसके लिए मोस्टली यूज करते हैं। आई थिंक ये जो वेबर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, न्यूटन मीटर पर कॉलम आप यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला भी हमने इसका पढ़ लिया, डायरेक्शन इसकी कोई भी नहीं है क्योंकि स्केलर है, सारा कुछ हमने देख लिया। अब कुछ हम केसेस देखते हैं इसके कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स कब होगा, वगैरह वगैरह। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब प्लेन एरिया परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, जैसा कि यहाँ पर है। तो इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स होगा, वैल्यू हमारे पास आती है ई ए कॉज, अगर लेंगे तो यहाँ पर आप कौन सा एरिया थीटा लगाएंगे, वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। वेक्टर एरिया भी इस तरफ है, ये नॉर्मल वेक्टर हमने लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ है, एंगल है 0, तो ये कॉस 0 1 हो जाता है, जवाब आ जाता है ई ए। इस केस में जब प्लेन एरिया पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तो ई ए कॉस 90 आ जाएगा, क्योंकि प्लेन एरिया पैरेलल है लेकिन ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 0 होता है, जवाब हमारे पास 0 आ जाता है। ये मिनिमम फ्लक्स है। इन दोनों के बीच में अगर कभी है, इंक्लाइंड है, तो फिर हम वैल्यू यूज़ कर लेंगे, हमें थीटा पता होना चाहिए, वो हम पुट करके वहाँ पर निकालेंगे कि क्या है, वो वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, इस मैक्सिमम से कम होगी। अब हम आ जाते हैं गॉसेस लॉ के ऊपर। हमने इससे पहले ई ए कॉस थीटा का फार्मूला यूज़ किया, हमें ई पता था, हमें ए पता था, हमें थीटा पता था, अब हमने ई ए कॉस थीटा कर लिया और हमने क्या कर लिया, हमने फार्मूला उसका निकाल लिया, उसमें वैल्यू पुट करके हमने वैल्यू निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो अब कभी कभार ऐसा होता है कि सरफेस इरेगुलर होती है, बिल्कुल एरिया सीधा सीधा नहीं होता, सरफेस ऊपर नीचे होती है। उस केस में हम क्या करते हैं, हम गॉसेस लॉ यूज़ करते हैं। ठीक है, गॉसेस लॉ यूज़ करके हम इरेगुलर सरफेस के अक्रॉस भी फ्लक्स मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल ये इरेगुलर सरफेस है इस किस्म की, इसके अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो अब इस सारी एरिया इसका कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इसका कोई फार्मूला आपके पास नहीं है इस किस्म की सरफेस का, लेकिन स्टिल इसमें से फ्लक्स तो पास कर रहा है। तो इस किस्म के केसेस में जब एरिया मालूम करना हार्ड हो तो आप गॉसेस लॉ यूज़ करते हैं। गॉसेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स थ्रू एनी इनक्लोज्ड सरफेस विच इज़ इरेगुलर दैट इज़ 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस सरफेस। इस सरफेस के अंदर अगर चार्ज क्यों इनक्लोज्ड है, चाहे अकेला चार्ज है, चाहे 5-6 चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हों, तो उन सारों को ऐड आपने कर देना है। टोटल चार्ज जो इस सरफेस के अंदर इनक्लोज होगा उनको ऐड करें, उसको डिवाइड कर दें 1/एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। अब इस फार्मूले से आपको जाहिर है कि जो फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। इस सरफेस के अंदर चार्ज ज़्यादा इनक्लोज कर लें तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा फ्लक्स होगा, कम करेंगे तो कम फ्लक्स होगा। ए डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, यानी मीडियम के ऊपर। एप्सिलॉन नॉट है तो फ्री स्पेस है
और अगर यहाँ पर कोई और मीडियम होगा तो हम इसके आगे यहाँ पर एप्सिलॉन आर लगा देंगे। फिर परमिटिविटी पर ये डिपेंड करना इसलिए शुरू हो जाएगा। मीडियम हम अभी वैक्यूम के हिसाब से फार्मूला लिखा हुआ है, कोई और मीडियम होगा तो एप्सिलॉन आर लगाएंगे। और एक बात ये है कि ये सरफेस की ज्योमेट्री मैटर नहीं करती कि फ्लक्स कितना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस किस्म की सरफेस है, इसकी डायरेक्शन ये है, अगर मैं इस किस्म की बना दूँ, अब ये इसकी ज्योमेट्री डिफरेंट हो गई है, लेकिन अगर इसके अंदर उतना ही चार्ज क्यू है जितना उसके अंदर था, तो इसके अक्रॉस भी फ्लक्स उतना ही होगा जितना उस पहले वाली सरफेस के अक्रॉस था। ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ वी यूज गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस सरफेसेस दैट आर इर्रेगुलर इन नेचर। अच्छा जी, अब हम आते हैं कुछ एक्स्ट्राज के ऊपर। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें भी अगेन जस्ट लाइक यस्टरडे, जिस तरह से हमने कल 2 डायमेंशनल चीज़ें पढ़ी थी कूलम्स लॉ के ऊपर, उसी किस्म की हम कोई चीज़ आज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 चार्जेस के बीच में कैलकुलेट की, इससे पहले कि 2 चार्जेस के बीच में कहाँ पर न्यूट्रल स्पॉट होगा, 2 चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड किस तरह से होगी। अब यहाँ पर अगेन हमें 2 डायमेंशंस में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिए गए हैं। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए, उसके एक वर्टेक्स के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, दूसरे वर्टेक्स के ऊपर एग्जैक्टली वही चार्ज है प्लस क्यू, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द अनऑक्यूपाइड वर्टिसेस। यानी कि ये वाला अनऑक्यूपाइड वर्टेक्स है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये वाला अनऑक्यूपाइड वर्टेक्स है, यहाँ पर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें। तो अगेन जस्ट लाइक टुमारो, यहाँ पर भी हम लॉ ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी सम ऑफ दोज 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। वो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेक्टर हैं, तो वेक्टर सम लेना है, अरिथमेटिक सम नहीं ले लेना। आपको कोई कहे कि यहाँ पर उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड भी 10 है, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर डिस्टेंस है, आपने इन दोनों को ऐड करके 20 जवाब नहीं दे देना, आपने उसको वेक्टर सम के थ्रू ऐड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप किस तरह से करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दैट चार्ज। इस चार्ज की वजह से क्या है डायरेक्शन, इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऊपर है, इसको हम ले लेते हैं ई, इसको भी ले लेते हैं ई, क्योंकि दोनों चार्जेस सिमिलर हैं और डिस्टेंस भी एग्जैक्टली सेम है, हम स्क्वायर ले रहे हैं। तो इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, वहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, ये दोनों वेक्टर्स को हम सेम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से। इन दोनों वेरिएबल्स के, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है 90। अब वेक्टर्स को ऐड करने के लिए फॉर्मूला कल भी हमने डिस्कस किया, क्या होता है लॉ ऑफ कोसाइन। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर है, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है। तो अगर आप इसको इस चार्ज को इस चार्ज में ऐड, इस वेक्टर को इस वेक्टर में ऐड करें हेड टू टेल रूल से, तो उसको यहाँ पर बना देंगे और नेट वेक्टर हमारे पास क्या होगा इस डायरेक्शन में। दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ई एन से शो कर रहे हैं। ये भी वेक्टर्स ही हैं और इनको हेड टू टेल रूल से इस तरह से ऐड करेंगे। और हेड टू टेल रूल से अब ये ई एन तो आ गया, अब ई एन की वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। एंड लॉ ऑफ कोसाइन सेज दैट द नेट vector of 2 or more than 2 individual vectors is equal to फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर जैसे कोई चीज़ नहीं है, सेम है तो हम ई ही लिखेंगे, वरना E1 E2 लिखते, प्लस सेकंड वेक्टर भी ई ही है उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कॉस थीटा और इस सारे का स्क्वायर रूट। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज दिस एंगल 90, ठीक है ना। नेट वेक्टर का एंगल यहाँ पर 45 है, वो नहीं लेना यहाँ पे। यहाँ पर हमने 2 वेक्टर्स को जब टेल टू टेल रखेंगे तब जो एंगल होगा 90, वो हमने यहाँ पर पुट करना है। वहाँ पर पुट करें सिंपली एंड यू कैन फाइंड द आंसर। अगर हम थीटा को काट के यहाँ पर पुट कर दें 90, कॉस 90 क्या होता है आप सब जानते हैं, कॉस 90 होता है 0। तो ये सारी की सारी जो टर्म है वो 0 हो जाएगी एंड वी विल बी लेफ्ट बाय ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, दिस विल बी इक्वल टू 2e स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू e इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये e का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये हमें मैग्नीट्यूड मिला है इस वेक्टर का, एंगल हमने यहाँ पर देख लिया 45, क्योंकि दोनों वेक्टर्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं, तो जो नेट वेक्टर बनेगा वो एग्जैक्टली दोनों के बीच में बनेगा, 45 यहाँ से 45 डिग्री ही यहाँ से। सो दिस इज हाउ, यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया गया, आपको ट्राइंगल दी जा सकती है, कलम में आपको ट्राइंगल स्क्वायर दोनों की, आज सिर्फ हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप वही लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, जिस तरह से हमने कूलम्स फोर्स पर अप्लाई किया हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाएं फर्दर,
ग्राफ्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आर, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज। अब इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, हमने लेक्चर के शुरू में डिस्कस की कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, अगर दो चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी, अगर रिपल्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी पॉजिटिव और नेगेटिव किस बेस पर होगी कि हम एक डायरेक्शन को आर्बिट्रेरली अज्यूम कर लेंगे कि वो पॉजिटिव है, तो उस डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बनेंगी उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, उसके ऑपोजिट जो लाइंस बनेंगी उनको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। जिस तरह से हम यूनिडायमेंशनल मोशन में देखते हैं, फोर्स एंड मोशन में, कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन आगे की तरफ है, तो हर वो वेक्टर जो उसके ऑपोजिट में है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट है उसको हम कहते हैं नेगेटिव फोर्स है। अगर डिसेलरेशन है, रिटार्डेशन है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव है। अगर हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। तो एक चीज़ को रेफरेंस रखना पड़ता है। हम रेफरेंस ले रहे हैं इस तरफ वाली डायरेक्शन, सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या होंगी, इस तरह से डायरेक्टेड होंगी। ठीक हो गया। जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पर क्या है, डिस्टेंस है, जैसे जैसे हम इस सोर्स चार्ज से अवे जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर ज़्यादा थी, वहाँ पर कम थी, फिर कम होगी, फिर कम होगी। तो ग्राफ कुछ इस किस्म का बनेगा, बिल्कुल करीब सबसे मैक्सिमम है और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ जो है कम होता जाएगा। ठीक है ना, आगे जाते 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 इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर ये ग्राफ जो है जीरो एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा। यहाँ तक समझ में आती है। कन्फ्यूजन होती है इस पॉइंट के ऊपर कि जब हम इससे अवे इस तरफ जाते जाते हैं, यानी कि डिस्टेंस नेगेटिव में, अब यहाँ पर डिस्टेंस जो है नेगेटिव में इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो होना तो ये चाहिए कि यहाँ पर भी इसी तरह का ये ग्राफ बनना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज बिल्कुल ज़्यादा हो, आहिस्ता आहिस्ता दूर जाते जाए तो कम होती जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर जीरो को टच कर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाता है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन क्या ली हुई है, ये वाली। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अब ये नेगेटिव में है बिल्कुल। इसके जब हम क्लोज देखेंगे तो नेगेटिव में सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे जैसे अवे जाते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी, नेगेटिव में कम होती जाएगी। नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से लेना है, यानी यहाँ पर -10 है, यहाँ पर -5 हो जाएगी, फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर ये वैल्यू बिल्कुल जीरो को टच कर जाएगी। यहाँ पर ये ग्राफ आपने इधर नहीं बनाना। ठीक हो गया। दिस इज द रीज़न। ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज के केस में है, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट नेगेटिव सोर्स चार्ज के केस में होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। नेगेटिव वाले केस में सेकंड और फोर्थ में लाई करता है। कैसे? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन उल्टी होती है। हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी ली हुई है, ये वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से है। जैसे जैसे हम चार्ज से अवे जाते जाएंगे, डिस्टेंस को इस तरफ बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। पॉजिटिव वाली डिक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया, डायरेक्शन इसकी। ठीक हो गया, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली ही डिक्रीज हो रही है। इसको जो यहाँ पर यूँ नहीं बनाना, नीचे यहाँ पर ऊपर ही बनाना है। और जैसे जैसे हम उस साइड पर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, इस पॉजिटिव के ऑपोजिट है। तो नेगेटिव वाली सबसे करीब मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो वो क्लोज टू जीरो जीरो होती जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर टच कर जाएगी एक्स एक्सिस को। तो फॉर नेगेटिव चार्ज सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। ये दोनों ग्राफ्स आइसोलेटेड चार्जेस के हैं। इन दोनों ग्राफ्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, वो सेपरेट है, वो सेपरेट है। व्हाट अबाउट अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस? अब इस केस में हमने दोनों नेगेटिव चार्जेस ले लिए हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी लेनी है, हमने ये वाली लेनी है दोनों के लिए। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से यहाँ पर डायरेक्टेड हैं। हर वो लाइन जो इस पॉजिटिव के अलॉन्ग होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, जो इस पॉजिटिव के अगेंस्ट होगी उसको हमने क्या कर लेना है, नेगेटिव ले लेना है। दोनों के ग्राफ वैसे ही सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बन गए हैं, इसका भी और उसका भी। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ ये है कि ये जो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव वाली कम होती जा रही है, उसमें यह था कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर वो जीरो को टच करती थी, क्योंकि आइसोलेटेड चार्जेस थे। यहाँ पर दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, दोनों के बीच में यहाँ पर न्यूट्रल स्पॉट होगा, जहाँ पे इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैंसल आउट हो जाएगी। इसकी भी कम होते 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 उस वैल्यू तक पहुँच जाएगी जहाँ पर उसकी पॉजिटिव वाली कम होते होते उस वैल्यू तक आ जाएगी।
तो इस पॉइंट पर इसकी पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी है जितनी इसी पॉइंट पर इस चार्ज की नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर आकर ये दोनों ग्राफ्स आपस में मर्ज कर जाएंगे, एक्स एक्सिस को टच करके, और फिर आपस में कंटिन्यूटी में फ्लो करना शुरू कर देंगे। इस पॉइंट को हम कहेंगे न्यूट्रल स्पॉट। तो ये जो न्यूट्रल स्पॉट सुबह से हमने इसको डिस्कस किया है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ सिमिलर चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस जब बन जाएं तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना है, और दोनों यहाँ पर ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन ये लेनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरह से है, इस तरह से आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पर भी हमने वही अज्यूम की हुई है कि इस तरह वाली पॉजिटिव अज्यूम होगी। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इसकी पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अगर ये आइसोलेटेड होता तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर एक्स एक्सिस को टच करता, लेकिन चूंकि एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसकी पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हो जाती है, वहाँ पर ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को टच कर जाता है। और ये इन दोनों केसेस में, इस केस में दोनों पॉजिटिव चार्ज के केसेस में ये वाला होगा न्यूट्रल स्पॉट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, ठीक है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी और उसकी ऑपोजिट है, ठीक है। तो इस केस में हम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं नेगेटिव चार्ज था, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं दोनों केसेस में सेंटर में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर दोनों के ग्राफ्स मर्ज कर जाते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसको अगर कोई बच्चा कर ले तो दिस इज वेल एंड गुड। अगर आप नहीं भी करते तो स्टिल यू कैन ईजिली सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ द पास्ट पेपर्स। हम आपको जो क्वेश्चन देंगे एमडी कैट के पास्ट पेपर के, कुछ मैं आपको बना के दूंगा, उनमें से इस टॉपिक में से एट मोस्ट हम 1 या 2 क्वेश्चन डालेंगे, ताकि अगर किसी बच्चे ने ये लिया है तो उसका वो वेस्ट ना जाए, उसको उसकी एप्लीकेशन मिल जाए। अदरवाइज अगर आप वो क्वेश्चन नहीं भी करते तो इट्स टोटली फाइन, ये आपके सिलेबस में एज सच नहीं है। अगर हार्डेस्ट किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो प्रॉबेबल है कि इस किस्म के टॉपिक्स में से आ सकता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।